सन 2020 सितंबर 14 को भारत के उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस जिले के बूलगढ़ी गांव में 19 वर्षीय एक दलित वाल्मीकि समुदाय की युवती अपनी मां के साथ गाय भैंसों के लिए घास काटने खेत में गई थी। जब उसी गांव के उच्च जाति ठाकुर समुदाय के 4 पुरुष संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने उसे काबू में लेकर सामूहिक हमला किया। हमलावरों ने युवती के गले में उसका सल दुपट्टा लपेटकर घसीटा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड में गंभीर चोट आई और वो पक्षाघात पैरालाइज्ड की स्थिति में पहुंच गई और प्रतिकार करने के प्रयास में उसने अपनी जीभ काट ली। उसकी चीख सुनकर जब उसकी मां घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने उसे खेत में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा पाया। तत्काल उसे अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन प्रारंभिक चरण में पुलिस ने उसके बयान को गंभीरता से नहीं लिया और केवल साधारण मारपीट की धारा 307 हत्या का प्रयास में मामला दर्ज किया। हालांकि पीड़िता ने शुरुआत में ही बयान दिया था कि 4 लोगों ने उसे मारकर फेंकने की कोशिश की और इसी दौरान उसने अपनी जीभ काट ली थी। लेकिन यह घटना तब गंभीर रूप से सुर्खियों में आई जब 14 सितंबर को घायल हुई युवती ने अस्पताल में उपचाररत अवस्था में 8 दिन बाद अर्थात 22 सितंबर को अपने मृत्युकालीन बयान डाइंग डिक्लेरेशन में स्पष्ट रूप से बताया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसने 4 आरोपियों के नाम लेकर पहचान की। इसके बाद ही पुलिस को बाध्य होकर सामूहिक बलात्कार धारा 376D और हत्या के प्रयास धारा 307 सहित अन्य गंभीर धाराएं जोड़कर मामला दर्ज करना पड़ा। लेकिन हमले के पहले 10 दिनों तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और बलात्कार का आरोप दर्ज करने में हुई इस चरम देरी ने पुलिस की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। उपचार के दौरान रीढ़ की गंभीर चोट के कारण उसकी सेहत लगातार बिगड़ती गई, जिसके चलते उसे अलीगढ़ से दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। लेकिन दुखद रूप से घटना के 15 दिन बाद अर्थात 29 सितंबर 2020 को 19 वर्षीय उस युवती की मृत्यु हो गई। युवती की मृत्यु के बाद इस घटना ने एक अविश्वसनीय और अत्यंत विवादास्पद मोड़ ले लिया, क्योंकि युवती की मृत्यु के उपरांत उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार के कड़े विरोध और बिना सहमति के शव का रातों रात अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। पुलिस ने दिल्ली से शव को हाथरस पहुंचाया, लेकिन परिवार के सदस्यों ने हिंदू रीति के अनुसार सुबह तक प्रतीक्षा कर अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी, जिसे प्रशासन ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उन्हें शव देखने तक नहीं दिया गया। इसके विपरीत पुलिस ने मध्य रात्रि लगभग 2:30 जबरदस्ती और गुप्त तरीके से शव को जला दिया। परिवार के सदस्यों को घर के भीतर बंद कर दिया गया ताकि वे अंतिम संस्कार स्थल तक न पहुंच सकें, ऐसा आरोप लगाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई ने पूरे देश में तीव्र आक्रोश और निंदा उत्पन्न की। आलोचकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर सबूतों को नष्ट करने और सत्य को दबाने की कोशिश की, जिससे जातीय भेदभाव और राज्य शक्ति के दुरुपयोग का मुद्दा और अधिक उजागर हुआ। जांच की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगरा स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि युवती के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। उक्त रिपोर्ट में कहा गया कि वीर्य स्पर्म नहीं पाया गया, लेकिन विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने इस रिपोर्ट की वैधता और निष्कर्ष पर गंभीर प्रश्न उठाए, क्योंकि बलात्कार की घटना के 11 दिन बाद ही नमूने एकत्र किए गए थे, जिसके कारण वीर्य या अन्य महत्वपूर्ण सबूत समय बीतने के साथ नष्ट हो चुके होने की संभावना थी। जबकि पीड़िता ने अपने मृत्युकालीन बयान डाइंग डिक्लेरेशन में स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और भारतीय कानून के अनुसार किसी पीड़ित का मृत्युकालीन बयान साक्ष्य के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस घटना ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारी हलचल मचा दी। विपक्षी दलों, अधिकार कार्यकर्ताओं
और नागरिक समाज ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की। आरोप लगे कि पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले मीडिया और नेताओं को रोकने की कोशिश की, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दावा किया कि ये घटना जातीय दंगा भड़काने और सरकार को बदनाम करने की गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। लेकिन जनता के भारी दबाव और देशव्यापी आक्रोश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो अंततः दिसंबर 2020 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में चारों आरोपियों संदीप, रामू, लवकुश और रवि के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप और हत्या मर्डर के आरोप दर्ज किए और पुलिस के बलात्कार नहीं हुआ वाले विवादास्पद प्रारंभिक दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। सीबीआई द्वारा सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद ये मामला हाथरस की SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति विशेष अदालत में चला, जहां मार्च 2023 में आए अंतिम फैसले ने पीड़ित परिवार और अधिकार कर्मियों को गहरा निराश किया। अदालत ने 4 आरोपियों में से 3 रामू, लवकुश और रवि को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निर्दोष ठहराया। मुख्य आरोपी संदीप सिसोदिया को भी अदालत ने सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप और हत्या मर्डर के मुख्य आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन संदीप को हत्या के हद तक न पहुंचने वाला दोषपूर्ण मानव वध कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर धारा 304 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार ने अधूरा न्याय बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि 3 आरोपियों का बरी होना और मुख्य आरोपी का भी सामूहिक बलात्कार के आरोप से मुक्त होना उनके अनुसार न्याय की पूर्ण स्थापना नहीं थी। इसलिए परिवार ने इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की घोषणा